नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेम की बात आपके साथ में। आप सभी जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव तो खत्म हो गए, सरकार नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार बना ली, लेकिन इसके साथ साथ जिन जिन राज्यों में भाजपा के प्रदर्शन को लेकर सवाल उठे, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे बयानवीर भी सामने आए हैं जो अपनी राजनीति का ठीकरा दूसरे के ऊपर फोड़ने से पीछे नहीं हट रहे। ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है और इस चुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो चाहती थी, उन्हें जो राज्यों से नुकसान हुआ, खासकर यूपी जैसे राज्य से, इसके बारे में जो आत्ममंथन हो रहा है, उसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं बिहार की, क्योंकि बिहार में भी कुछ ऐसे नेता हैं जो शुरू से भाजपा प्रदेश इकाई और जो दिल्ली में बैठी हुई शीर्ष नेतृत्व है, वहाँ तक सही चीज़ों को पहुँचाने में नाकामयाब रही है, या यूं कहें कि वो उसे वहाँ तक पहुँचने देना नहीं चाहती है। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके चलते भाजपा कभी भी अपने दम पर बिहार में मजबूत स्थिति में उभरती हुई दिखाई नहीं दी। हाँ, ये अलग बात है कि जब नीतीश कुमार 2020 के बाद, जब तेजस्वी यादव के साथ 2022 में सरकार पलटे थे और सम्राट चौधरी को एक चेहरा बनाकर भाजपा ने आगे किया, तो एक चीज़ देखने को ये मिला कि भाजपा जो शांत रहती थी, वो एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स के तहत बिहार में काम करने के लिए आगे बढ़ी और उसी कार्यक्रम को आगे की ओर ले जा रही थी। उसी कड़ी में नीतीश कुमार को अपने खेमे में लाना, एनडीए की सरकार वापस से बनाना, और जिस प्रकार से यहाँ गठबंधन इस बार हुआ था, जहाँ पर 40 सीट की चर्चा हो रही थी कि 40 के 40 सीट भाजपा इस बार जीतेगी, वहीं पर महागठबंधन और कांग्रेस ने डेंट पहुंचाया और भाजपा और सहयोगी मिलाकर 30 सीटें यहाँ पर जीतने में सफल रही। आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले देवेश चंद्र ठाकुर का एक बयान आया था, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया था, और उसके बाद चर्चा उठी, शांत हो गई। हाल ही में अश्विनी चौबे ने एक बयान दिया कि भाजपा के नेतृत्व में एनडीए को चुनाव लड़ना चाहिए, जबकि चुनाव के बाद जब केंद्र में सत्ता एनडीए को आ गई, तो सम्राट चौधरी ने ये स्पष्ट तौर पे कहा था कि यहाँ एनडीए और नीतीश कुमार के अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे। जहाँ चुनाव के पूर्व जब नीतीश कुमार इस पाले में आए थे,
तो कहीं ना कहीं एक परसेप्शन ये क्रिएट हुआ था कि नीतीश कुमार भाजपा के लिए एक एसेट नहीं, बैगेज। लेकिन चुनाव उपरांत जो रिजल्ट आए उसमें नीतीश कुमार 12 सीट पर जीते, भाजपा भी 12 सीट जीती, और चिराग पासवान और जीतन राम मांझी 5 और 1, उपेंद्र कुशवाहा की सीट काराकाट इस बार फंस गई थी। तो 30 सीटें जहां पर एनडीए ने जीती, अगर उसको पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से इंडिया अलायंस ने जो नैरेटिव बनाया था इस बार, संविधान का, आरक्षण का, ये कहीं ना कहीं पब्लिक माइंड में चिपकता हुआ दिखाई दिया और इसका खामियाजा इस चुनाव में एनडीए और भाजपा को पूरे देश में भुगतना पड़ा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अश्विनी चौबे का ये बयान क्या मायने रखता है। आज उसी को समझने की कोशिश करते हैं। अश्विनी चौबे को ये लगता है कि उनकी जो बक्सर की सीट कटी वो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी की वजह से कटी। लेकिन मेरा ये मानना है कि भाजपा में प्रदेश इकाई और राष्ट्रीय इकाई, आपने देखा होगा कि जब भी सीटों को लेकर बैठकें होती थी वो दिल्ली में होती थी, बिहार में कोई बैठक नहीं होती थी। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी तय करके सीटों को डिस्ट्रीब्यूट करती थी। ऐसे में अश्विनी चौबे का ये आरोप लगाना सम्राट चौधरी पे, और उनके वर्ड देके आयातित, उन्होंने कहा कोई बाहर से आयातित व्यक्ति इस पार्टी का अध्यक्ष नहीं हो सकता। मतलब वो पूरी तरह से सम्राट चौधरी पे टिप्पणी कर रहे हैं। मैं अश्विनी चौबे जी को इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत सारे भाजपा में ऐसे एग्जाम्पल हैं। आप प्रदेश अध्यक्ष की तो बात छोड़िए, कई ऐसे नेता हैं जो भाजपा में आने के बाद मुख्यमंत्री भी बने हैं। आप उनको क्या कहेंगे? और उसका जीता जागता एग्जाम्पल है असम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा। उन्होंने कांग्रेस से छोड़कर भाजपा ज्वाइन की थी और उसके बाद अपने कार्यकाल में वो कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, दूसरे कार्यकाल में वो असम के सीएम बने। तो ऐसा कहना कि भाजपा जो दूसरे पार्टियों से आए हुए नेता हैं उनको रिवॉर्ड नहीं करती है, तो ये सरासर गलत है। आप बिना तथ्यों के किसी पे आरोप नहीं लगा सकते। अब इसमें कुछ बातें हैं जो जानना जरूरी। आप ये सोचते हैं कि बक्सर में आपका टिकट काट कर मिथिलेश तिवारी को टिकट दिया गया, वो भी बाहरी थे। बक्सर हराया किसने? इस बार के चुनाव में बिहार के जो परिणाम आए या देश के जो परिणाम आए उसमें ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर नज़र आता है कि भाजपा को भाजपा के ही कोर वोटरों ने हराया है। और अगर इससे भाजपा नहीं संभलती है तो आगे भी इसी प्रकार के परिणाम देखने होंगे। जहां आप
नीतीश कुमार को या जदयू को ये कह रहे थे कि वो समाप्त हो जाएगी। वहीं पे अगर नीतीश कुमार की बात की जाए तो उनके बदौलत उन्होंने अपनी सीटें भी जीती। जिस तरह का माहौल इस देश में बना था, उसके बावजूद भी जेडीयू ने 12 सीट जीती। सीटें और भी बढ़ती, एनडीए की सीटें बिहार में और भी बढ़ती। अब तो ये क्लियर हो गया है कि भाजपा के कोर वोटर, अगर हम बात करते हैं तो आप काराकाट देख लीजिए। उपेंद्र कुशवाहा क्यों, किसके कारण हारे? वहाँ पर राजपूतों ने हराया, बक्सर में ब्राह्मणों ने हराया, औरंगाबाद हो, सासाराम हो, पाटलिपुत्रा हो, इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि कुशवाहा समाज इनको इन सीटों पर भी शिकस्त खानी पड़ी। और अगर आप बात करते हैं बगल की सीट जहानाबाद की, तो वहाँ पर भूमियार समाज ने आपका साथ नहीं दिया और इसके वजह से इन जो 5-6 सीटों पर हार हुई, इतनी सीटें निश्चित तौर पर बढ़ती। इसके कारण बहुत सारे निकले। जिस समय पवन सिंह नॉमिनेशन कर रहे थे, उनको रोका नहीं गया। बक्सर में कैसे तीसरे कैंडिडेट खड़े हो गए, वो टिकट के प्रबल दावेदार थे। समीकरण और चीज़ों को समझने में कहीं ना कहीं भाजपा इस बार विफल रही। और यही कारण है कि जो उनकी सेफ सीटें थी, जहां से लगातार वो चुनाव जीतती थी, उन सीटों पर भी चुनाव हार गई। आपको ये भी ज्ञात है कि भाजपा कोर कमेटी की बैठक थी विनोद तावड़े के नेतृत्व में बिहार में। वहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर चर्चा हुई और बीच बैठक से सम्राट चौधरी निकल गए थे और वो सीधा नीतीश कुमार से मिलने गए थे। मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई इन सब चीज़ों के लिए सम्राट चौधरी को दोषी करार देता है, तो कहीं ना कहीं जो बिहार में एनडीए ने परफॉर्मेंस किया, अगर देश की अन्य राज्यों की तुलना में अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया उन्होंने, उसका क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? निश्चित तौर पे वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो इसका भी श्रेय सम्राट चौधरी को ही जाना चाहिए। और जिस प्रकार से सम्राट चौधरी एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं, निश्चित तौर पे आपको याद होगा कि चुनावी मंच में जब नित्यानंद राय को पीछे कर सम्राट चौधरी को आगे किया गया था, उसी समय भाजपा की कार्यशैली बहुत हद तक क्लियर हो गई थी कि आने वाले दिनों में सम्राट चौधरी लीड करेंगे भाजपा बिहार को, और उन्होंने ये करके भी दिखाया। और इसका रिवॉर्ड भी उन्हें मिला कि जब नीतीश कुमार इधर आए, एनडीए की सरकार बनी भाजपा के साथ, तो उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया। कई लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि 2 मुख्यमंत्री हों। वहीं अगर राजद की बात करें तो आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव लगातार भाजपा पर तो बयान देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार पर कोई भी बयान तेजस्वी यादव का नहीं आता। उसको टाल मटोल कर बहुत ही नपे तुले अंदाज से वो बयान देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद नीतीश कुमार एक बार 2025 के पहले फिर से कहीं पलटी ना मार दे और हमें फिर सत्ता का स्वाद चखने को न मिल जाए। और
जब से ये सरकार बनी है तब से दो लोगों की लगातार बातें होती है। एक चंद्रबाबू नायडू की और दूसरा नीतीश कुमार की, क्योंकि इस बार भाजपा 240 सीट लाई और लगातार आप विपक्ष को देखेंगे कि इन दोनों को टारगेट करते रहती है। मैं तो डेली यही देखता हूँ, जबकि सरकार के गठन से लेकर स्पीकर के चुनाव तक, चाहे मंत्री के पोर्टफोलियो से लेकर आगे की रणनीतियों तक, वहाँ प्रधानमंत्री जेडीयू के चुने हुए सांसदों के साथ कैंटीन में मुलाकात करते हैं, लंच करते हैं। और यहाँ बिहार में भाजपा के ही बयानवीर नेता अलग अलग बयान देते हैं। अश्विनी चौबे का टिकट कटना इस बार तय था, इसमें कहीं कोई शंका की गुंजाइश ही नहीं है। और मुझे तो ये लगता है कि अश्विनी चौबे इस तरह का बयान देकर क्या वाकई में बिहार में जो एनडीए की सरकार चल रही है उसको अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और नेता संजय पासवान ने बयान दिया था कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में नहीं होते तो भाजपा का एक भी सीट जीतना मुश्किल था। कई लोग उसको भी हकीकत मानते हैं, कई लोग इन्हें भी उस नज़र से देखते हैं, लेकिन इन तमाम नेताओं का कुछ को तो अपने बयानों की वजह से साइड लाइन कर दिया गया और कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें इस चुनाव में जनता ने हराकर उन्हें उनकी जगह दिखा दी। भले ही आज विपक्ष ये सोचकर खुश हो रहा है कि हमने कुशवाहा को टिकट दिया। आपने देखा कि राजद ने एक ट्राई किया, 7-7 लोगों को टिकट दिया, जीते कितने? सिर्फ एक। आपने देखा कि बाद में तेजस्वी यादव ने उन्हें संसदीय दल का नेता भी बनाया। इन बातों से एक बात तो स्पष्ट है कि कुशवाहा समाज एनडीए का ही कोर वोटर है। इसमें चाहे वो कितने भी प्रयास कर लें, इसका बहुत फायदा तेजस्वी यादव को मिलने वाला नहीं है। उन्होंने एक ट्रायल किया था और ये मैं बार बार कहता हूँ कि 2024 से लोकसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव को बहुत कुछ हासिल नहीं करना था। उन्हें एक ट्राई करना था, एक समीकरण को जोड़ना था। उसकी उन्होंने एक रूपरेखा रची और उसके तहत उन्होंने कुशवाहा कुछ नेताओं को टिकट दिया। लेकिन उसका प्रतिफल क्या हुआ? उनके एक सांसद जीत कर आए। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ, एनडीए और भाजपा जिन सीटों पर हारी, उस सीटों को हराने वाले भाजपा के अपने ही कोर वोटर थे। इसमें बहुत बड़ा लॉजिक और बहुत फैक्टर इसमें काम नहीं किया, क्योंकि आपके बगल के ही प्रदेश यूपी में आपने देखा कि किस प्रकार से भाजपा औंधे मुंह इस बार गिरी है। ये अलग बात है कि आज अखिलेश यादव अपने आप को बहुत बड़े नेता समझने लगे हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ से वो चुनावी बाजी जीत गए और 27 में जब चुनाव होंगे तो वो एक तरफा मेजॉरिटी में सरकार यूपी में बना लेंगे। लेकिन
ऐसा कुछ होना जाना है नहीं। अगर किसी को भी ये गलतफहमी है कि वो पीडीए बना लिए, उनका पीडीए चल गया, आगे से कांग्रेस भी आगे बढ़ गई, उनका जो फेक नैरेटिव था वो इस चुनाव में काम कर गया। ठीक है, होता है कभी कभी जो डिस्टिंक्शन मार्क्स लाता है उसके भी कभी कभी नंबर कम आते हैं। इस बात को समझना पड़ेगा। आपने अभी रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप में देखा, जो विराट कोहली इतना मज़ेदार प्रदर्शन करता है, इस पूरे टूर्नामेंट में अगर आप देखें तो उनके बल्ले जो है खामोश ही रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि विराट कोहली के क्रेडिबिलिटी पे आप सवाल उठा सकते हैं कि वो कितने बड़े बल्लेबाज हैं, उनकी इफ़िशियंसी क्या है। कहीं ना कहीं उस जीत का श्रेय पूरी टीम को जाता है, उस टीम मैनेजमेंट को जाता है, और उसके एक वो पार्ट। उसी प्रकार इस चुनाव में जो समीकरण बने, आज उसकी वाहवाही बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन अभी बहुत जल्द ही कई प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, उसके भी समीकरण आपको देखने को मिलेंगे, उसके परिणाम भी देखने को मिलेंगे। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि भाजपा के अंदरूनी कलह की वजह से सिर्फ बिहार ही नहीं, यूपी हो, झारखंड हो, वेस्ट बंगाल हो, कई सारे प्रदेशों में उनकी हार हुई और उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कहीं ज़्यादा इस बार निराशा हाथ लगी। एक समय था जब भाजपा को ऐसा लगने लगा था कि हम अकेले दम पर पूरे देश में सरकार बना सकते हैं, और उस समय की अगर रणनीतियों को और एग्रेशन को अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि कई सारे प्रदेशों में वो सत्ता विहीन हो गए। पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक कई प्रदेश में उनकी सरकारें गई, क्योंकि उस समय एक ट्रेंड ये चला था, ये वक्तव्य आए थे, कई नेताओं के बयान आए थे कि छोटी छोटी पार्टियों को भाजपा समाप्त करना चाहती है। लेकिन जब अमित शाह जी ने इसे समझा, उसके बाद जिस प्रकार से भाजपा क्षेत्रीय दलों के साथ सामंजस्य बैठाकर अपनी रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतरे, तो कई सारे राज्यों में उन्होंने पूर्ण सत्ता स्थापित की। तो इस, और खास करके अगर बिहार की बात करें तो अभी एनडीए की सरकार है, और एनडीए के लिए नीतीश कुमार बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात इसमें ये आ रही है, एक चर्चा ये उठी कि जो सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाकर अपनी पगड़ी खोलने की बात उन्होंने की थी, अभी राजनीतिक गर्मी उसी पे बढ़ी हुई है, क्योंकि ये समाचार आया है कि वो 2 तारीख को अयोध्या जा रहे हैं, वहाँ मुंडन करके वो अपनी पगड़ी उतारेंगे। ये बयान उन्होंने पहले भी दिया था कि जब अयोध्या जाएंगे पूरे कैबिनेट के साथ, वहाँ पर वो अपनी पगड़ी उतारेंगे। उसकी टाइमिंग 2 तारीख को रखी गई है। संभवतः बिहार से कई सारे पत्रकार भी जाएंगे उसको कवरेज करने के लिए। अब उस पर ये चर्चा हो रही है कि क्या सम्राट चौधरी पगड़ी उतारेंगे तो क्या बिहार के कुछ नया परिवर्तन होने जा रहा है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अभी के परिप्रेक्ष्य में नीतीश कुमार एनडीए बिहार को लीड करते रहेंगे, और
जब 2025 के विधानसभा चुनाव आएंगे, जिसकी कयास थे कि वो नीतीश कुमार चाहते थे कि 2024 लोकसभा चुनाव के साथ ही बिहार के विधानसभा चुनाव हो जाएं, लेकिन भाजपा इसके लिए तैयार नहीं थी। खैर वो तो बीत गए, और अब नीतीश कुमार भी नहीं चाहेंगे कि बिहार में अब जल्दी चुनाव हो, क्योंकि 2025 में चुनाव होने अभी समय बचा हुआ है। तो जिन गलतियों पर नुकसान हुआ है पार्टी को, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे अन्य सहयोगी दल हो, इन सभी को बैठकर समझकर एनालिसिस करके इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और आने वाले दिनों में एकजुट होकर सरकार बनानी जरूरी है। और यही कारण है कि जिन नेताओं का टिकट कटा, अगर वो इस प्रकार के बयान देते हैं तो कहीं भी पार्टी के हित के लिए ये न्यायोचित नहीं है। उन्हें सोच समझकर बयान देना चाहिए, और हर दल का अपना फॉर्म होता है। आपको अगर कुछ कहना है तो आप अपनी बात को वहाँ पर जाकर रखें। आपको कोई दिक्कत है आप कहिए, शीर्ष नेतृत्व को कहिए। शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा कि सामने वाले को जो पावर दी गई है उसका सही से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक दूसरे पे बयानबाजी करना ये कहीं से भी आज के समय में एनडीए के लिए घातक साबित होगी। और जहां उम्मीद ये भी की जा रही है कि उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा, तो अभी जिस प्रकार से एमएलसी की सीट खाली हुई थी वहाँ पे भगवान कुशवाहा को दे दिया गया, तो लोग ये कह रहे थे कि राजद की ओर से भी ऑफर आ रहा है, उपेंद्र कुशवाहा राजद चले जाएंगे। लेकिन आप मान के चलिए भाजपा कुछ न कुछ सोच रही है, और आने वाले दिनों में उस कैबिनेट का हिस्सा और एक अहम कड़ी उपेंद्र कुशवाहा को भी आप एक रणनीति के तहत देखेंगे। और 2025 में जो ये समीकरण बने, ये समीकरण आगे भी बने रहेंगे। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, जिन छोटे छोटे जातियों के समूह को आपने छोड़ा है, आप उन्हें भी एकजुट कीजिए और सबको लेकर सबके सहयोग से, सबके कोऑर्डिनेशन से आप रणनीति तय करें और आगे का कार्यक्रम बनाएं, ताकि जो नुकसान लोकसभा के चुनाव में हुआ वो विधानसभा के चुनाव में किसी भी तरह से नहीं हो। इस बात को ध्यान में निश्चित तौर पे रखना चाहिए। और जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनसे मैं इतना ही कहूँगा कि आप को अगर बहुत दिक्कत है तो आप चले जाइए शीर्ष नेतृत्व के पास, अपना सवाल रखिए और उनके जवाब आने का इंतज़ार कीजिए। आज ये किसी से नहीं छिपा है। अगर इस तरह के प्रदेश में, खास करके बिहार जैसे प्रदेश में, अगर आप अगड़ा और पिछड़ा की राजनीति करने चलेंगे तो आप कहीं भी टिक नहीं पाएंगे, और कहीं ना कहीं आपके ही कोर वोटर इधर उधर हो जाएंगे। इससे आपको कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। इस बात को खास कर ध्यान रखना चाहिए। और पिछले 30 सालों से जिस प्रकार से बिहार की राजनीति चल रही है, उसमें निश्चित तौर पे ये इस प्रदेश की आज डिमांड हो गई है कि भाई यादव समाज से मुख्यमंत्री बन गया, लव समाज से बन गया, कुछ समाज का
मुख्यमंत्री कब बनेगा, और इसी को आगे बढ़ाने के लिए, इस रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए ही भाजपा ने सम्राट चौधरी को आगे किया और आगे रख कर वो आगे की पॉलिटिक्स कर रही है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे बहुत तरह के परिवर्तन आपको पूरे देश में, पूरे प्रदेश में इसके देखने को मिलेंगे। कई तो अभी इस चुनाव में ही निपट गए हैं और कई ऐसे हैं अगर वो अपने आचरण को सुधार नहीं करते हैं तो उन्हें अपनी राजनीति को सिमटने में बहुत देर नहीं लगेगी। ये भी इस पार्टी की बहुत बड़ी खासियत है, इसे भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए मुझे लगा कि जिस तरह के बयानबाजी हो रहे हैं इसकी चर्चा करनी ज़रूरी है, व्यूअर्स तक इस बात को पहुंचाना आवश्यक है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है और इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो। विश्लेषण अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से आग्रह है कि चैनल ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।